नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द नॉलेज प्लेटफॉर्म पर। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो फ्लूइड मैकेनिक्स में हम आगे कंटिन्यू करेंगे आज। अभी तक हमने फ्लूइड प्रेशर मेजरमेंट यानी मैनोमेट्री से जो कुछ पढ़ लिया है उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। क्या क्या पढ़ लिया हमने? जो प्रेशर होता है उसका बेसिक्स पूरा पढ़ लिया है। अब हम आज देखेंगे कि प्रेशर का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है अकॉर्डिंग टू हाइट। ऊपर या नीचे जाने पे जो फ्लूइड का प्रेशर होता है उस पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यही देखते हैं कि वेरिएशन ऑफ प्रेशर विद हाइट यानी ऊंचाई के साथ साथ द्रव के दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसको हम आज डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो क्या देखेंगे सबसे पहले? वेरिएशन ऑफ प्रेशर विद हाइट। हम देखेंगे कि ऊंचाई अगर बढ़ाते हैं या घटाते हैं तो प्रेशर पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। तो आइए एक इसके डेरिवेशन के लिए एक हम फिगर ड्रॉ करते हैं। एक हमने क्या लिया, ये एक्स एक्सिस ले लिया और ये जेड एक्सिस ले लिया। चूँकि 3D डायमेंशन में थोड़ा कम समझ में आएगा इसलिए हम इसको 2D डायमेंशन में बना रहे हैं। तो एक एक्स एक्सिस ले लिया, एक जेड एक्सिस ले लिया। अब हमने एक रेक्टेंगुलर शेप में एक एलिमेंट ले लिया लिक्विड का। रेक्टेंगुलर शेप में एक लिक्विड का एलिमेंट ले लिया। अब जब एलिमेंट ले लिया तो इसकी एक ऊंचाई ये है, दूसरी ऊंचाई ये है। तो इसको हमने मान लिया Z1 क्योंकि Z एक्सिस पे है, तो ये Z1 हो गया। और इसको हमने मान लिया Z2। ठीक। अब देखिए ये डिस्टेंस इसकी क्या होगी, ये वाली डिस्टेंस x डेल्टा x मान लिया हमने। और अब ये वाली डिस्टेंस क्या है, Z2। अगर ये डिस्टेंस इसकी निकाली जाए तो Z2 माइनस Z1 बचेगा। तो इसको हम लिख देते हैं डेल्टा Z से। क्या लिख दिया? डेल्टा Z से। अब देखिए, अब इसमें y इंक्लूड नहीं हो रहा है, y एक्सिस इंक्लूड नहीं हो रहा है क्योंकि ये 2 डायमेंशनल फिगर है। अगर 3 डायमेंशनल होता तो आपको तीनों चीज़ दिखती। तो इसके पीछे जो छुपी रहेगी y डायरेक्शन। ठीक है। तो अब ये जब फ्लूइड का एक एलिमेंट है हमने ले लिया इस स्थिर अवस्था में, तो इस पर हर डायरेक्शन से फोर्स भी लग रहा होगा या प्रेशर कह सकते हैं, प्रेशर भी लग रहा होगा। लग रहा होगा जी, बिल्कुल लग रहा होगा। हर डायरेक्शन से इस पर प्रेशर अप्लाई हो रहा है। तो अब देखिए हम केवल वर्टिकल डायरेक्शन में जो प्रेशर अप्लाई होगा उसको लेंगे। तो हमने ये मान लिया कि नीचे वाली डायरेक्शन से प्रेशर P1 लग रहा है और ऊपर वाली डायरेक्शन से प्रेशर P2 लग रहा है। क्या लग रहा है? प्रेशर P1 और P2 अप्लाई हो रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, जितने भी वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स हैं उनको हम करेंगे बैलेंस करेंगे भाई। तो अब देखिए हम इसका डेरिवेशन कैसे करेंगे। लेट अ रेक्टेंगुलर शेप ऑफ अ लिक्विड which has density rho, mass m and height, width and length is डेल्टा x, डेल्टा y, डेल्टा z। हाइट डेल्टा z है और x डेल्टा x क्या है, इसकी लंबाई है। और डेल्टा y जो इसकी होगी पीछे चौड़ाई, r रिस्पेक्टिवली। तो ये हमने इतना अज्यूम कर लिया। इतना अज्यूम करने के बाद अब हम करेंगे जितने भी वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स लग रहे हैं उनको करेंगे बैलेंस। तो देखिए
एक प्रेशर ये लग रहा है, एक प्रेशर ऊपर से लग रहा है, और इस रेक्टेंगुलर जो हमने शेप माना है इसका कोई mg भी तो नीचे लग रहा होगा। अगर इसका मास m है और ग्रेविटेशनल फोर्स g से मल्टीप्लाई करते हैं तो एक mg नीचे की ओर काम करेगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, बैलेंस ऑल वर्टिकल फोर्स। अब जब वर्टिकल फोर्स को हम बैलेंस करेंगे सारे के सारे तो क्या मिलेगा हमको, देखिए अगर हम इसको लें तो ये क्या है, अगर इसको हम प्लस लेते हैं तो P1 है, P1 और लग रहा है किस पे, P1 जो लग रहा है ये लग रहा है इस वाले एरिया पे, मतलब इसकी लंबाई कितनी है डेल्टा x और इसकी विड्थ कितनी होगी, इस तरफ जाएगा इसकी चौड़ाई, तो ये डेल्टा y होगा। तो अगर हम यहाँ पे लिखें P1 इंटू डेल्टा x इंटू डेल्टा y लिख सकते हैं। क्यों, हमने कहा फोर्स बैलेंस करना है, तो फोर्स क्या होता है, प्रेशर इंटू एरिया होता है। अच्छा, इसको हमने ले लिया प्लस, तो ऊपर वाला जो होगा उसको क्या करेंगे, माइनस में हमने जब लिया तो इसकी भी क्या है, यही लेंथ काम कर रही है और यही विड्थ काम करेगी, यानी डेल्टा x इंटू डेल्टा वाई, अब देखिए अब ये बराबर किसके होगा, नीचे की ओर क्या है, फोर्स लग रहा है mg, तो ये नीचे की ओर है, तो अगर हमने इसको माइनस लिया तो ये भी क्या होगा, माइनस। इतना क्लियर है। अब देखिए क्या करना है, P1 डेल्टा x इंटू डेल्टा वाई माइनस P2 डेल्टा x इंटू डेल्टा वाई माइनस m की जगह हम लिखेंगे रो इंटू वी, लिख सकते हैं रो इंटू वी इंटू जी। अब फिर क्या काम करना है, P1 डेल्टा x डेल्टा y माइनस P2 डेल्टा x डेल्टा y माइनस रो इंटू v क्या है भाई, v इस जो हमने एलिमेंट लिया है इसका क्या है, वॉल्यूम है, तो इसका वॉल्यूम है जब, तो डेल्टा x इंटू डेल्टा वाई इंटू डेल्टा z लिख सकते हैं, आयतन लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ठीक, अब इतना काम करने के बाद अब हमने फोर्स किया था बराबर, तो ये इक्वल होना चाहिए किसके, 0 के। इतना काम करने के बाद अब हम देखते हैं इसमें कॉमन क्या चीज़ मिल रहा है, तो सभी में डेल्टा x इंटू डेल्टा वाई जो है वो कॉमन मिल रहा है, तो हम कर लेंगे डेल्टा x इंटू डेल्टा वाई को बाहर। अब यहाँ पे क्या बचा, P1 माइनस P2, और यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा रो इंटू जी। इतना काम हमने कर लिया, अच्छा यहाँ पे डेल्टा z भी बच रहा है, इसमें तीनों चीज़ इंक्लूड है इसलिए डेल्टा z बच जाएगा। अब एक बार इतने को हम ज़ीरो कर देंगे तो ये चीज़ तो जीरो में चला जाएगा, बचेगा क्या, ये वाला बड़े जो ब्रैकेट में लगा हुआ चीज़ है वो मिलेगा हमको, मतलब क्या मिलेगा, P1 माइनस P2 इज़ इक्वल टू रो जी इंटू डेल्टा z, ये चीज़ हमको मिलेगी। अब देखिए अगर हम P2 माइनस P1 करें तो P2 माइनस P1 करने पे हमको डेल्टा P मिल सकता है, डेल्टा P, तो P2 माइनस P1 नहीं है तो इसको P2 माइनस P1 बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, देखिए इधर P2 माइनस P1 बनाने के लिए P2 माइनस P1 और इधर माइनस क्या ले लेंगे, बाहर, माइनस अगर बाहर ले लें तो बात बन जाएगी। अब इज इक्वल टू क्या कर दें, रो जी डेल्टा z कर दिया। अब देखिए इसको हम लिखेंगे माइनस का डेल्टा P इज़ इक्वल टू रो जी इंटू डेल्टा z, तो यहाँ से एक चीज़ ये भी लिख सकते हैं माइनस का रो जी इंटू डेल्टा z, तो एक हमारा फॉर्मूला ये आ गया। दूसरा अगर करें तो ये आएगा डेल्टा P अपॉन डेल्टा z इज़ इक्वल टू माइनस का रो इंटू जी। तो ये चीज़ हमने इतना कर लिया। अब इस पे हम देखिए केस स्टडी करेंगे। केस स्टडी ये कि अगर इस इक्वेशन से देखा जाए तो इस इक्वेशन से देखने पर अगर हम डेल्टा z पॉजिटिव लेते हैं, क्या लेते हैं, डेल्टा z पॉजिटिव लेते हैं, तो डेल्टा p का मान क्या आएगा, नेगेटिव, डेल्टा p का मान नेगेटिव,
मतलब अगर हम डेल्टा जेड पॉजिटिव लेंगे ना, पॉजिटिव लेने का मतलब क्या, हम नीचे से ऊपर चल रहे हैं। डेल्टा जेड क्या है भाई, Z2 माइनस Z1 है, तो डेल्टा जेड पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ, हम ऊपर चल रहे हैं। जब हम ऊपर चलेंगे तो प्रेशर नेगेटिव आने का मतलब प्रेशर क्या होगा, घट जाएगा। जैसे ही हम ऊपर बढ़ते जाएंगे यानी कि जेड को, डेल्टा जेड को पॉजिटिव लेते जाएंगे तो डेल्टा पी का मान क्या होगा, घटता चला जाएगा। अच्छा, दूसरे केस में हम क्या, इसको अगर नेगेटिव ले लें, डेल्टा जेड को नेगेटिव, तो ये पूरी वैल्यू क्या आ जाएगी, पॉजिटिव में, यानी डेल्टा पी पॉजिटिव। तो मतलब हम अगर जेड को नीचे लाते जाएंगे तो प्रेशर का मान क्या होगा, प्रेशर का मान बढ़ता चला जाएगा। तो यही है कि हाइट जितनी ज़्यादा नीचे की ओर यानी बढ़ती चली जाएगी, मतलब डेल्टा जेड जितना नेगेटिव में जाएगा उतना ही प्रेशर का मान बढ़ेगा। रीज़न देखिए, जितना ही नीचे जाते जाएंगे तो मोर फ्लूइड एट रेस्ट, ऊपर क्या होगा, मोर फ्लूइड एट रेस्ट, यानी अधिक मात्रा में जब ऊपर पानी इकट्ठा है तो वो अधिक मात्रा के कारण क्या करेगा, अधिक प्रेशर लगाएगा। यही रीज़न है, और इससे भी हम देख चुके हैं केस स्टडी करके। तो इतना आप नोट कर लीजिए, फिर मैं इसको केस स्टडी का दोनों पॉइंट नोट करवा देता हूँ, ठीक है। तो ये नोट कर लीजिए। तो अब देखिए हम इसकी केस स्टडी करेंगे। तो केस फर्स्ट क्या लेंगे, व्हेन डेल्टा जेड इज पॉजिटिव। अगर डेल्टा जेड को हमने पॉजिटिव ले लिया तो यहाँ से क्या आएगा, डेल्टा पी इज इक्वल टू माइनस का रो जी। डेल्टा जेड को अगर पॉजिटिव ले लिया तो क्या आया, डेल्टा पी का मान नेगेटिव आया। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे डेल्टा जेड का मान नीचे की ओर बढ़ता चला जाएगा, डेल्टा जेड का मान जैसे जैसे हम बढ़ाते चले जाएंगे, ये हमने बेस माना भाई, अब ये हमने बेस माना है एक्स एक्सिस, तो इसके ऊपर जितना बढ़ते जाएंगे यानी डेल्टा जेड का मान अगर ऊपर की ओर बढ़ता चला गया तो डेल्टा पी का मान क्या होगा, घटता चला जाएगा। ये कॉन्क्लूजन केस फर्स्ट से निकला। अब अगर हम केस सेकंड देखें तो केस सेकंड क्या है, ये केस सेकंड में व्हेन डेल्टा जेड इज नेगेटिव। अगर डेल्टा जेड को हमने नेगेटिव ले लिया तो ये चीज़ क्या आ जाएगी, डेल्टा पी इज इक्वल टू रो जी डेल्टा जेड। अच्छा, यहाँ डेल्टा जेड छूट गया, डेल्टा जेड, तो मतलब ये कि डेल्टा पी क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। मतलब जब जैसे जैसे ऊंचाई में कमी होती जाएगी, मतलब नीचे की ओर आते जाएंगे, वैसे वैसे प्रेशर का मान क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। तो ये चीज़ यहाँ से एक चीज़ क्लियर हो गई, ठीक है। तो इतना आप नोट कर लीजिए। अब देखिए हम बात करेंगे कि हमने देख लिया कि प्रेशर कैसे कैसे वेरी करता है। तो अब इस बेस पे हम एक चीज़ और पढ़ेंगे, जो एक हमने पढ़ा था हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, तो इसमें हम पढ़ेंगे हाइड्रोस्टैटिक लॉ। हाइड्रोस्टैटिक लॉ क्या होता है, तो देखिए हाइड्रोस्टैटिक लॉ क्या होता है, इसको हम प्रूफ करवाते हैं। हाइड्रोस्टैटिक लॉ, तो इसके लिए हम एक फिगर ड्रॉ करेंगे, आप भी साथ में ड्रॉ कीजिए। तो क्या है फिगर, हमने एक कोई एलिमेंट लिया वाटर का, इस बार हम 3D में बना रहे हैं। ये हमने कोई एलिमेंट ले लिया, ठीक। अब इस पे क्या होगा, प्रेशर अप्लाई हो रहा होगा, इसका कुछ एरिया होगा, इसका कुछ मास रहा होगा, इसकी कुछ ऊंचाई रही होगी। तो हमने DH ले लिया, इसकी ऊंचाई क्या ले लिया, DH। अब DH ऊंचाई ले लिया और इसका हमने ले लिया एरिया, ले लिया क्या ले लिया, एरिया हमने ले लिया कि DA है, ठीक। अब देखिए अगर DA एरिया है तो इसका एक प्रेशर नीचे से लग रहा होगा, एक यहाँ पे लग रहा होगा, तो 2 प्रेशर। अभी हमने देखा कि ऊपर बढ़ते जाएंगे तो प्रेशर क्या होता है, घटता जाता है। तो अगर हम इसको P1 मान लें तो ये कुछ
नीचे वाला प्रेशर कुछ ज़्यादा लगेगा कि नहीं लगेगा भाई? भाई अभी हमने देखा कि जैसे जैसे ऊंचाई घटती जा रही थी वैसे वैसे प्रेशर का मान बढ़ता जा रहा था। तो यहाँ पे जैसे जैसे हम ऊंचाई घटाते जा रहे थे वैसे प्रेशर का मान बढ़ता जा रहा था। इसका मतलब क्या हुआ, ऊपर वाले प्रेशर से नीचे वाले प्रेशर का मान ज़्यादा होगा। तो ये हमने मान लिया कि P1 था, P1 से कुछ ज़्यादा होगा तो हमने मान लिया कि DP ज़्यादा होगा। ठीक, इतना हो गया। अब इस फ्लूइड का कुछ मास भी काम कर रहा होगा नीचे की ओर, सॉरी वेट काम कर रहा होगा, वो mg। तो ये रहा फिगर। अब हम वैसे ही क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे, बैलेंस ऑल वर्टिकल फोर्सेस, बैलेंस ऑल वर्टिकल फोर्सेस। तो अब देखिए अगर ये प्रेशर है, इसमें हम एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बन जाएगा, फोर्स। ऐसे ही यहाँ पे एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बन जाएगा, फोर्स। तो P1 इंटू DA ऊपर से लग रहा है और ऊपर से ही क्या लग रहा है, mg प्लस mg, और माइनस में क्या हो जाएगा, ये वाला प्रेशर P1 प्लस DP इंटू DA और इज इक्वल टू 0। तो अब देखिए P1 DA प्लस mg को क्या लिख सकते हैं भाई, mg को लिख सकते हैं रो इंटू वी। तो रो इंटू वी जब लिखेंगे तो ये हो जाएगा रो और v की जगह क्या, v एक आयतन है। तो अगर इस आयतन को हम इस एरिया और इस ऊंचाई से अगर डिवाइड मल्टीप्लाई कर दें तो क्या निकल के आ जाएगा, आयतन। तो हम आयतन की जगह क्या लिख सकते हैं, dA इंटू DH, dA इंटू DH, और माइनस का इस ब्रैकेट को ओपन कीजिए, P1 DA और प्लस DP इंटू DA, सॉरी माइनस का DP इंटू DA इज इक्वल टू 0। अब देखिए कुछ कट रहा होगा, P1 DA यहाँ से और यहाँ से ये कट गया। तो अब देखिए यहाँ से क्या बचा, रो DA DH और ये माइनस में DP इंटू DA बराबर का 0। अच्छा यहाँ पे हमने एक चीज़ मिस कर दी, रो तो लिख लिया और V की जगह DH लिख दिया, इंटू G छूट गया। तो G यहाँ पे हम कर लेते हैं, ये भी यहाँ पे G कर लेते हैं। अब देखिए इसमें क्या कॉमन है, DA कॉमन है, तो DA को कॉमन लेके 0 कर देंगे, रो DH इंटू G माइनस का DP इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये क्या आ गया, DP इज इक्वल टू रो G DH, ये आ गया। तो एक यहाँ से हम लिख सकते हैं कि DP अपान DH इज इक्वल टू रो G। यही हाइड्रोस्टैटिक लॉ है। क्या है ये, हाइड्रोस्टैटिक लॉ, हाइड्रोस्टैटिक लॉ। अब देखिए इक्वेशन इसको मान लीजिए 1। अब इक्वेशन 1 का हम करेंगे क्या, इंटीग्रेशन। इक्वेशन 1 का इंटीग्रेशन करिए। तो इसका हम जब इंटीग्रेशन करेंगे तो ये होगा DP इज इक्वल टू रो G DH। अब देखिए DP का अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या आएगा, P आएगा भाई। अब रो इंटू G का अगर करते हैं तो रो G एक कांस्टेंट है भाई, अगर इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है तो रो कांस्टेंट और G तो एक कांस्टेंट है ही। अब बचेगा क्या, DH का करेंगे तो ये हो जाएगा H। तो P इज इक्वल टू क्या आ गया, और हाँ एक आएगा कांस्टेंट, रो GH प्लस C आ गया। अब देखिए अब हम यहाँ लगाएंगे बाउंड्री कंडीशन। बाउंड्री कंडीशन लगाते हैं क्योंकि ये एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन नहीं है, तो बाउंड्री कंडीशन लगा के हमको C की वैल्यू फाइंड करनी है। तो C की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमने लगाया बाउंड्री कंडीशन। तो एट H बराबर 0, H बराबर 0। अब देखिए H बराबर 0 का मतलब क्या हुआ, इसको हमने यहाँ पे ले लिया। अब यहाँ पे जब लिया तो हमने तो एक ये फ्री सरफेस मान ली, ये वाटर की फ्री सरफेस मान ली, और ये हमने मान लिया एटमॉस्फेरिक प्रेशर लाइन। एटमॉस्फेरिक प्रेशर लाइन इस पे क्या लग रहा होगा, P एटमॉस्फेरिक लग रहा होगा, इस वाली लाइन पे P एटमॉस्फेरिक लग रहा होगा। और H जो था हमारा वो यहाँ है, H हमारा क्या है, ये वाला है दूरी। तो इस H पे हमको फाइंड आउट करना है। तो H पे अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो H की अगर हम 0 वाली कंडीशन लेते हैं, मतलब कहाँ से, ये वाली कंडीशन,
एच अगर ज़ीरो ले लिया तो ये वाली कंडीशन मिलेगी। तो ये वाली कंडीशन जब मिली यानी कि इस लाइन पे कंडीशन मिली तो एट एच बराबर ज़ीरो पी बराबर रो इंटू जी इंटू ज़ीरो प्लस सी, यानी P बराबर कांस्टेंट। तो P बराबर कांस्टेंट क्या हुआ, इस लाइन पे कांस्टेंट क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही एक ऐसा प्रेशर है जो कांस्टेंट वैल्यू जिसकी रहती है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, P बराबर P एटमॉस्फेरिक। तो P बराबर C बराबर क्या ले लिया, C बराबर P एटमॉस्फेरिक। कौन सा प्रेशर होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो जब C बराबर P एटमॉस्फेरिक हो गया तो इस इक्वेशन से देखिए यहाँ से क्या आ जाएगा, P बराबर रो जी एच प्लस P ATM एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब इस वाली लाइन पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होगा, ज़ीरो। इस वाली लाइन पे फॉर गेज प्रेशर P एटमॉस्फेरिक, आप यहाँ पे क्या दिखाएंगे, चूंकि फॉर गेज प्रेशर P एटमॉस्फेरिक इज इक्वल टू ज़ीरो, तो ये हो जाएगा भाई ज़ीरो। अब इसको जब ज़ीरो कर दिया हमने तो P बराबर क्या आ गया, रो जी एच। P बराबर क्या आ गया, रो जी एच आ गया। अब ये जो P बराबर रो जी एच आया है इसको हम एक तरह से और लिख सकते हैं, देखिए कैसे, इस इक्वेशन को P अपान रो जी इज इक्वल टू एच, P अपान रो जी इज इक्वल टू एच। तो ये क्या आ गया, हेड, इसको बोलते हैं मैनोमेट्रिक हेड। मैनोमेट्रिक हेड का मतलब क्या हुआ, जो हमने प्रेशर मेज़र किया किसी भी इंस्ट्रूमेंट से, प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से हमने प्रेशर मेजर किया तो उसका जो हेड यानी कि अगर उसका विक्षेप ऊंचाई में यानी कि हम मीटर में या सेंटीमीटर में या मिलीमीटर में ले रहे हैं तो वही ये कहलाता है मैनोमेट्रिक हेड। और ये किसके बराबर है, P अपान रो जी के। तो अब देखिए फॉर गिवन फ्लूइड रो एंड जी आर कांस्टेंट फॉर ए गिवन फ्लूइड। तो P जो होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, H के। मतलब प्रेशर जो होता है वो ऊंचाई के डायरेक्ट समानुपाती, यानी केवल और केवल किस पे डिपेंड करता है, हाइट पे। अब जब केवल हाइट पे डिपेंड करता है तो इतना नोट कर लीजिए कि फिर उसके बाद एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ आने वाली है, ठीक है। तो वो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमने पढ़ रखा है कि रो इंटू जी क्या होता है, स्पेसिफिक वेट। रो इंटू जी इज इक्वल टू स्मॉल w। तो हमने क्या पढ़ रखा है, रो इंटू जी की जगह स्मॉल w पढ़ रखा है। तो यहाँ से अगर देखा जाए P बराबर क्या आएगा, रो जी एच। तो रो जी को हमने क्या लिखा है, w, और ये प्रेशर। एक तो फार्मूला हमारा यहाँ से ये निकल के आ गया। अब देखिए, अब यहाँ से अगर देखा जाए इस इक्वेशन से तो आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आते रहते हैं आपके लिए कि एक प्रेशर हेड को दूसरे प्रेशर हेड में बदलिए। मतलब एक फ्लूइड के प्रेशर हेड को दूसरे फ्लूइड के प्रेशर हेड में बदलिए। आपको या तो स्पेसिफिक ग्रेविटी दे दिया जाएगा या फिर डेंसिटी का मान दे दिया जाएगा। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी या डेंसिटी या मास डेंसिटी जो भी दे दिया जाए, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ भाई ये हमने ये कह दिया कि किसी भी गिवन फ्लूइड के लिए क्या होता है, कांस्टेंट। तो जब गिवन फ्लूइड के लिए कांस्टेंट हुआ तो प्रेशर डिपेंड किस पे करेगा, H पे। तो अब क्या करेंगे, अगर हम एक फ्लूइड को दूसरे फ्लूइड के हेड में बदलते हैं फॉर कन्वर्जन ऑफ वन फ्लूइड प्रेशर हेड into another fluid pressure head। तो ये क्या हो जाएगा, तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, अगर हमको एक फ्लूइड के हेड को दूसरे फ्लूइड के प्रेशर हेड में कन्वर्ट करना है तो इसका मतलब क्या हुआ, दोनों केस में P क्या रहने वाला है, कांस्टेंट। भाई P क्या होगा, कांस्टेंट।
क्योंकि हमको एक प्रेशर हेड को दूसरे प्रेशर हेड, तो प्रेशर का मान तो उतना ही रहेगा। जैसे आपसे बोल दिया गया कि 101.325 किलो पास्कल को आपको कन्वर्ट करना है वाटर के हेड में और पारे के हेड में, या फिर पारा यानी मरकरी वाले हेड को दे दिया गया आपको और कह दिया गया वाटर हेड में कन्वर्ट कीजिए। तो प्रेशर तो वही है, प्रेशर वही है, केवल आप हेड में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो प्रेशर कांस्टेंट हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए ये प्रेशर अगर कांस्टेंट तो P/ρg, और पहला फ्लूइड तो ρ1 ले लिया हमने, और ये क्या H1 ले लिया। तो यहाँ से P बराबर क्या आ जाएगा, ρ1 H1g। ठीक, अब दूसरे प्रेशर हेड के लिए हम क्या करेंगे, दूसरे फ्लूइड के लिए दूसरा फ्लूइड जो हमने लिया तो वो क्या हो जाएगा, प्रेशर तो वही है, ρ2 × g बराबर H2। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, P बराबर ρ2 H2 × g। अब यहाँ से देखिए दोनों लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हैं, तो इनको हम कर देंगे क्या, राइट हैंड साइड इक्वल। तो राइट हैंड साइड जैसे ही इक्वल करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, ρ1 H1g इज इक्वल टू ρ1 H2 ρ2 H2g। अब देखिए फॉर पर्टिकुलर फ्लूइड, ये फ्लूइड 1 है, दूसरा फ्लूइड 2 है, तो फ्लूइड 2 और फ्लूइड 1 में इसमें देखा जाए तो ρ1 × g क्या हो सकता है, W हो सकता है, स्पेसिफिक वेट इंटू H1 बराबर W × H2, ये हो सकता है। अब क्या कर सकते हैं, तो जो एक स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है उसको लिखते हैं S से, तो वो किस पे डिपेंड करता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी जो डिपेंड करता है वो डेंसिटी ऑफ फ्लूइड अपान क्या होता है, डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। तो स्टैंडर्ड फ्लूइड अगर हम ग्रेविटी किसी दो चीज़ों की निकालें तो स्टैंडर्ड फ्लूइड तो वही रहेगा, तो डिपेंड किस पे करेगा, केवल रो फ्लूइड पे। तो रो फ्लूइड पे जब डिपेंड करेगा तो हम इस फॉर्मूले को ये भी लिख सकते हैं कि S1 H1 बराबर S2 H2, ये भी लिख सकते हैं। तो ये कन्वर्जन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये तीनों फार्मूले आपके काम आ सकते हैं। कौन कौन से, ρ1 H1g इज इक्वल टू ρ2 H2g, और W1 × H1 बराबर W2 × H2, और S1 H1 बराबर S2 H2। तो इनमें क्या करेगा, किसी एक का स्पेसिफिक ग्रेविटी दे देगा, उसमें प्रेशर हेड दे देगा, तो आपको दूसरे में कन्वर्ट करना रहेगा, या फिर दे देगा स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फ्लूइड और उसमें कितना प्रेशर हेड है वो दे देगा, दूसरे लिक्विड का आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी स्पेसिफिक वेट दे सकता है और हाइट पूछ सकता है, यानी प्रेशर हेड पूछ सकता है। तो इस प्रकार से इसमें क्वेश्चंस बनते हैं। कैसे कैसे क्वेश्चन बनेंगे, हेड कन्वर्जन के लिए आपको केवल ये 3 चीज़ें याद रखना है, उसमें याद रखने वाली कोई चीज़ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आप ये देखिए कि P बराबर ρgh होता है, तो वहाँ से H1 और H2 की ही वैल्यू आपको फाइंड करना है, बाकी सब चीज़ कांस्टेंट प्रेशर और डेंसिटी अलग अलग रहेगी फ्लूइड के लिए। तो ये फार्मूले आपके निकल के आ जाएंगे, ठीक है। तो अब इस डेरिवेशन का जो मोटिव था, जो उद्देश्य था हमको समझाने का, उस उद्देश्य पे हम अब पहुंच चुके हैं। मतलब अब हम आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे बताएंगे कि कैसे प्रेशर हेड को, एक प्रेशर हेड को दूसरे प्रेशर हेड में कन्वर्ट किया जाता है। तो ये कह रहा है कि कन्वर्ट स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर इनटू हेड ऑफ, पहला वाटर एंड दूसरा मरकरी। मतलब कह रहा है कि स्टैंडर्ड जो प्रेशर होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है भाई, 101.325 किलो पास्कल। तो इसको आपको कन्वर्ट करना है Hg कॉलम और वाटर कॉलम में। तो देखिए कैसे, पहले हम लेते हैं फॉर वाटर। हमको ज़रूरत किन किन चीज़ों की पड़ने वाली है, H बराबर क्या होगा, P/ρ × g, ये होता है। तो हमको ज़रूरत है प्रेशर की, रो की और जी की। तो प्रेशर कितना, स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये कितना होता है, स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर 101.325 किलो पास्कल। अब चूँकि किलो पास्कल, इसको पास्कल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 101.325 पास्कल हो जाएगा। इस प्रेशर को हमको कन्वर्ट करना है हाइट ऑफ वाटर।
हाइट ऑफ वाटर कॉलम। तो अब P का मान ले लिया हमने, और फॉर वाटर हमने बताया था, फॉर वाटर स्टैंडर्ड डेंसिटी कितनी लेते हैं, स्टैंडर्ड डेंसिटी 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब लेते हैं। तो अब G का मान आपको पता ही है 9.8। तो इन सारे मान को अगर हम यहाँ पे रखें तो इन सारे मान को रखने पे 101,325 बटे रो 1000 और G कितना 9.8। तो इन सबको जो हमने कन्वर्ट किया, कैलकुलेट किया, तो ये आया 10.33 मीटर। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हेड, वाटर हेड कितना आएगा, वाटर कॉलम कितना आएगा 10.33 मीटर। यही हमने शुरुआत में बताया भी था कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट सी लेवल कितना होता है 10.33 मीटर ऑफ वाटर कॉलम। तो ये आपका पहला सवाल हल हो गया। सेकंड कह रहा है इसको आप मरकरी में कन्वर्ट कीजिए। तो मरकरी में जब कन्वर्ट करेंगे तो आपको मरकरी का रो पता होना चाहिए। मरकरी का रो भाई कितना होता है 13,600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, 13,600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो आप रो लिख लीजिए, रो ऑफ Hg कितना हो गया 13,600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये आपको याद होना चाहिए। या फिर 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो ये हो गया। और प्रेशर कितना है, प्रेशर 101,325 पास्कल है। तो और G का मान 9.81 है। तो अब इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं Hg में कन्वर्ट करेंगे तो प्रेशर कितना 101,325 अपान रो G की जगह रो मतलब 13,600 और गुणे में 9.81। तो ये आएगा लगभग 75.9 के आसपास आएगा, या ऐसे कह सकते हैं 0.75 मीटर आएगा। तो 0.759 मीटर का मतलब क्या हुआ 0.76 मीटर ले सकते हैं। अब इस 0.76 मीटर को हम लिखें तो 76 सेंटीमीटर आ गया। और यही होता है क्या पारे का Hg कॉलम, जो हमने पहले भी डिस्कस किया है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मान Hg कॉलम में कितना होता है 76 सेंटीमीटर या फिर 760 मिलीमीटर ऑफ Hg ये होता है। तो आपको कुछ भी नहीं दिया गया था, आपको सब कुछ इसमें पता होना चाहिए। और पता क्या, ये चीज़ सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर रखी हैं। रो वाटर स्टैंडर्ड कितना लिया जाता है 1000 और रो Hg जो लिया जाता है वो 13,600 लिया जाता है। और प्रेशर तो आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मान भी पता होना चाहिए 101.325 किलो पास्कल। तो ये सब चीज़ें अगर आपको पता हैं तो आप किसी भी हेड को दूसरे हेड में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये नोट कीजिए। फिर एक एग्जांपल और बताते हैं हम। तो दूसरे एग्जांपल में आपसे कह दिया गया है कि कन्वर्ट 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg कॉलम इनटू गैसोलीन कॉलम और गिवन दैट एस गैसोलीन यानी गैसोलीन का स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना दे रखा है 0.75। तो आपको कन्वर्ट करना है इस प्रेशर को गैसोलीन कॉलम में। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, क्या फॉर्मूला बताया था S1H1 इज इक्वल टू S2H2। तो अगर हम S1H1 मानते हैं पारे के लिए, तो पारे के लिए जब मानेंगे तो इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी हमको पता होना चाहिए, हाइट हमको पता ही है। दूसरे केस में H2 हमको फाइंड करना है और S2 का मान 0.75 दिया हुआ है। तो अब हम करेंगे क्या, पहले हम निकालेंगे कि S1 का मतलब Hg कितना होता है। तो Hg अगर आपको नहीं पता है तो रो Hg अपान रो वाटर, ये होता है भाई फ्लूइड का रो और अपान स्टैंडर्ड फ्लूइड का रो। तो ये निकाल लेंगे हम। तो 13,600 होता है और ये 1,000 होता है। तो अगर इसको हम काटेंगे तो ये 13.6 आ जाएगा। तो आपको ये चीज़ रटी होनी चाहिए कि इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी पारे का क्या होता है 13.6 होता है। तो गैसोलीन का दिया ही है, H1 का मान दिया ही है। H1 कितना दिया हुआ भाई 76 सेंटीमीटर। तो इसको अगर हम कन्वर्ट करें या ना कन्वर्ट करें, चलिए कन्वर्ट कर लेते हैं 0.76 मीटर में लिख लेते हैं। चलिए
अब 0.76 मीटर लिख लिया। अब फार्मूला लगा दीजिए S1H1 बराबर S2H2। तो S1 कितना दिया 13.6 इंटू H1 कितना दिया 0.76, 0.76। S2 का मान दिया हुआ है 0.75 और H2 आपको फाइंड आउट करना है। तो आप क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट को यहाँ से काट दीजिए। अब 13.6 इंटू 76 अपान 75, ये हो गया आपका आंसर। आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो ये किसके कॉलम में आ जाएगा, गैसोलीन के कॉलम में, और यूनिट क्या आ जाएगी, मीटर। तो ये आपका आंसर। कैसे किया हमने भाई, ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी या तो फ्लूइड की दी होगी, और अगर कोई आसान सा जो कॉमन फ्लूइड होते हैं जैसे कि Hg हो गया या वाटर हो गया, तो इनको आपको याद रखना है। तो Hg का स्पेसिफिक ग्रेविटी 13.6, और अगर वाटर का पूछ लिया जाए आपसे तो जी वाटर का 1 होता है। क्यों? क्योंकि वाटर स्टैंडर्ड फ्लूइड लिया जाता है। अगर वाटर का डेंसिटी अपन स्टैंडर्ड डेंसिटी रखेंगे तो वाटर की डेंसिटी 1000 और स्टैंडर्ड वाटर की भी 1000, तो कितना आ जाएगा 1। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर 1, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ Hg इज इक्वल टू 13.6। इसकी कोई यूनिट नहीं होती क्योंकि ये दो एक ही समान चीज़ों का रेशियो होता है। तो चलिए बस आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगले लेक्चर में मिलते हैं मेजरमेंट ऑफ प्रेशर के से रिलेटेड टॉपिक लेके। मतलब अब हम बात करेंगे कि जो मैनोमीटर्स या बैरोमीटर्स होते हैं उनका यूज़ कैसे करते हैं, उनसे कैसे प्रेशर मेज़रमेंट करते हैं। तो आज आपका वीडियो आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा, और इसे लाइक और शेयर भी कीजिए। और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिए, जिससे कि आप तक कोई भी नोटिफिकेशन हो तुरंत पहुंच सके। भाई देखिए, ये काम आप कर दिया करो भाई, थोड़ा सा मेहनत लगती है तो आप इतना तो कर ही सकते हो मेरे लिए कि लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।